ठीक है, तो मॉडर्न का ना पार्ट 2 करेंगे। तो सबसे पहले है, जैसे जैसे क्वेश्चन है ना बस वैसे वैसे ही लर्न करने हैं। लर्न करते जाना कि बाद में चाहे 4 ऑप्शन भी दिए हो, विद क्वेश्चन विद आंसर ही हमें लर्न है, तो ऑप्शन को तो बस ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए होंगी, अगर ऐसे सीधा सीधा याद हो जाएगा तो सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रोंगेस्ट क्रोसिव एसिड, सॉरी, विच इज द फॉलोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट एसिड, कि सबसे ज्यादा जो है स्ट्रोंगेस्ट एसिड कौन सा है। तो ऑप्शन में होगा क्रोसिव एसिड। मैंने कई चीजें जो है वो ऑप्शन के साथ लिख दी है कि जहां पे कंफ्यूजन हो सकती है। तो ऑप्शन में होगा क्रोसिव एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl भी ऑप्शन में होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। तो जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकती है वहां के मैंने सारे ऑप्शन लिख दिए हैं। तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट एसिड होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट कोरेसिव एसिड, मतलब जो जला दे, वो कौन सा होता है हमारा? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। H2SO4, डोंट कंफ्यूज विद HCl, इट्स H2SO4। ओके। तो सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट कोरेसिव एसिड कौन सा है? हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ये इस बार RAB में क्वेश्चन भी आया था। और डन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो हम उसमें कौन सा टेस्ट कराएंगे? सीरम फेरेटिन। फेरेटिन से Fe याद रखेंगे। Fe इज व्हाट? Fe इज आयरन। आयरन को बोलते हैं ना हम Fe। तो अगर किसी को, हमें लग रहा है कि उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और उसके लिए हम उसको टेस्ट लिखेंगे, तो कौन सा टेस्ट लिखेंगे? सीरम फेरेटिन टेस्ट लिखेंगे। REB में जो है जैसे क्वेश्चन आते हैं तो वो प्रैक्टिकल बेस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इस पेशेंट को ये था तो क्या करेंगे। जैसे इस बार 24 में क्वेश्चन आया था कि डायबिटीज डायबिटीज के ऊपर आया था, तो उस पे हम कौन सा टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो फॉर द डिटेक्शन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो उसमें हम क्या करेंगे? सीरम फेरेटिन टेस्ट कराएंगे उसका। अब नेक्स्ट इज कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज ई कोलाई। इशेरिया कोलाई जो है, अब क्वेश्चन आएगा कि सबसे कॉमन जो हमें यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन होती है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उधर सैल्मोनेला सैल्मोनेला दिया होगा, स्टेप्टोकोकस दिया होगा, ई कोलाई दिया होगा। तो वन लाइनर क्वेश्चन, इनको हम वन लाइनर क्वेश्चन बोलते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन ही वैसे के वैसे याद करने हैं कि बाई चांस मान लो ऑप्शन में कुछ आ भी गया तो तुम्हें पता है कि तुमने जो है वो क्वेश्चन के साथ इसका आंसर लर्न कर लिया था, तो सीधा आंसर क्या है इसका, जो हमने याद किया है वो हिट करेंगे। ओके। तो जो ऑर्गेनिज्म यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इन्वॉल्व है वो कौन सा है? ई कुलाई। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नैरो स्पॉट ऑफ द यूरिट्रो। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नैरो स्पॉट ऑफ द यूरिटर। जो हमारा ये है ना, कैनाल यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारी किडनी है, फिर यहाँ से निकलता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर। तो बोला है कि जो यूरिटर है, ये जो यूरिटर है, इसका सबसे ज्यादा नैरो, मतलब सबसे ज्यादा नैरो, जिसमें नैरो जो स्पॉट है वो कौन सा होता है। तो वो कौन सा होता है? रेट्रोवेसिकल जंक्शन। रेट्रो, ऐसे याद रख लेना, ये हमने रेक्टम बनाया है। 1 मिनट में मिटा दूं सारा। तो उधर एग्जाम में क्या है कि डायग्राम याद आनी चाहिए, ऐसे तो याद नहीं होगा कि कौन सा नैरो नैरो स्पॉट है यूरिटर का। तो क्या है, ये मान लो रेक्टम बना दिया हमने, रेक्टम, और इसके साथ वैसल जोड़ दी। यूरिटर भी ऐसी होती है ना, वैसल जोड़ दी।
ये क्या है हमारा रेक्टम, ये क्या है हमारा वेसल। तो नैरोएस्ट पॉइंट ये आएगा, नैरोएस्ट पॉइंट कौन सा है, नैरोएस्ट स्पॉट कौन सा है जहां पे जो रेक्टम है और जो वेसिकल है वो जुड़ते हैं आपस में। तो रेट्रोवेसाइकल जंक्शन इज द नैरोएस्ट जंक्शन ऑफ द यूरिटर। ओके। तो जहां रेक्टम और ये वेसिकल, वेसल भी ऐसी होती है ना, कैसी होती है वेसल, वेसल ऐसी, ये ज्यादा मोटी बन गई, ऐसे करके। तो देखो, जहां पे जो वेसिकल है और जो रेक्टम है जहां पे जुड़ेंगे उसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोवेसाइकल जंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन टिश्यू प्यूट्रिफाइज लेटर। हाँ, तो किसी की डेथ हो गई है तो धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स क्या है, गलना शुरू होते हैं, प्यूट्रीफाई होना शुरू होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन टिश्यू प्यूरिफाइज लेटर, जो सबसे एंड में गलेगा। तो जो मेल होगा उसमें प्रोस्टेट, मेल में क्या, प्रोस्टेट। इधर मेंशन नहीं किया था, इधर सीधा का सीधा क्या है, क्या है, प्रोस्टेट, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, यूट्रस नहीं दिया था। अगर पूछ ले कि अगर किसी मेल की डेथ हुई है तो उसके ऑर्गन जो है वो प्यूट्रीफाई होंगे, जो गलेंगे, तो सबसे एंड में कौन सी चीज गलेगी, तो वो कौन सी गलेगी, प्रोस्टेट। और फीमेल में क्या है, यूट्रस। मैं इन क्वेश्चंस का पीडीएफ शेयर कर दूंगी आफ्टर क्लास, फोटोकॉपी करा लेना और साथ में लिख लेना। ठीक है। ये हमारी जो वो जो हमने पढ़ा उसकी क्या है, रिवीजन, क्वेश्चन फॉर्म में रिवीजन हो जाएगी, और जो एक्स्ट्रा है वो साथ में ऐड कर लेंगे। तो मेल में क्या है, प्रोस्टेट, एंड फीमेल में सबसे एंड में क्या होगा, यूट्रस। नेक्स्ट, एट विच साइट आफ्टर डेथ टेम्परेचर, जब डेथ हो जाती है तो हम जो है टेम्परेचर कहाँ से रिकॉर्ड करते हैं। जब तो जिंदा होते हैं थर्मोमीटर क्या है, हमने मुंह में लगा लिया, ठीक है, अंडर आर्म्स में लगा लेते हैं बच्चों में। तो आफ्टर डेथ जो है हमने टेम्परेचर कहाँ से रिकॉर्ड करना है, तो आफ्टर डेथ जो है हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं रेक्टम से। आफ्टर डेथ हमने टेम्परेचर कहाँ से रिकॉर्ड करना है, रेक्टम से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज डैमेज ड्यू टू आयरन पॉइजनिंग। ये क्वेश्चन कोई 6-7 बार पूछा गया है पेपर में, तो इस पे डबल मार्क कर लेना कि आयरन पॉइजनिंग में सबसे ज्यादा ऑर्गन कौन सा जो है वो डैमेज होता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट किस ऑर्गन पे पड़ता है, तो किस ऑर्गन पे पड़ता है, लीवर पे। डन। तो हमारा पहला क्या आ गया, सबसे ज्यादा क्रोसिव कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे आयरन में कौन सा टेस्ट कराते हैं हम, सीरम फेरेटिन। यूरिनरी ट्रैक की इंफेक्शन में ऑर्गेनिज्म कौन सा रिलेशन में है, इकोलाई। नैरो स्पॉट, ये हमने पढ़ा था, डायग्राम याद आनी चाहिए उधर की, एक वेसल के साथ रेक्टम जुड़ा था, तो नैरो स्पॉट क्या होएगा हमारा, रेसिक, रेक्टोवेसिकल जंक्शन। और मेल में सबसे एंड में प्यूट्रीफाई इज प्रोस्टेट। हम आफ्टर डेथ टेम्परेचर कहाँ से चेक करते हैं, रेक्टम से। और कौन सा ऑर्गन जो है वो आयरन पॉइजनिंग से डैमेज होता है, तो लीवर। ये क्वेश्चन अभी रिवीजन होगी हमारी, इसकी जो टेस्ट सीरीज चली है उस पे टेस्ट होगा इसका, जब जो है हमारा पूरा एक पार्ट खत्म हो जाएगा। जैसे मॉडर्न खत्म होगा इसका टेस्ट होगा, ठीक है, इसके 5 टेस्ट होंगे टोटल। उसके बाद हम फार्मा शुरू करेंगे। फार्मा थोड़ी सी है, उसके 3 कर टेस्ट होंगे और 2 पीडीएफ हैं उसमें जो पढ़ने हैं हमें, तो साथ साथ में याद करते चलना। ठीक है, अब नेक्स्ट है, 1 मिनट। Which of the following organs cancer is not related with occupational। अब क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कौन सा, ऐसा मतलब कि ऑर्गन है, ऑक्यूपेशन क्या होता है, कि हम कोई काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्रीज में लगा है, कोई फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, कोई बैंक में जॉब कर रहा है, मतलब कि
वो कैंसर जो किसी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड नहीं है। अब तो ऑप्शन में क्या आएगा? ब्रेस्ट, लंग, लीवर और ब्लैडर। अब हम जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो कोल माइंस होती हैं हमारी, तो कोयला बनता है, उनकी जो निकलता है धुआं, तो उससे क्या है, हमारे धुएं से लंग इफेक्ट होते हैं, तो ये तो ऑक्यूपेशनल में आ गया। अब लीवर का ऐसे याद रख लेना कि मान लो कोई शराब के ठेके पे लगा हुआ है, तो वो शराब पिए जा रहा है, उसका लीवर खराब। दिस इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। ऐसा नहीं है कि जो शराब के ठेके पे लगा है वो शराब पी के अपना लीवर खराब करेगा ही करेगा। पर हमने याद करने के पर्पस से किया कि उसका लीवर कैसे, उसकी ऑक्यूपेशन क्या थी। वो शराब के ठेके पे लगा था और वो कंटिन्यूसली अल्कोहल इंटेक कर रहा था, लीवर उसका डैमेज हो गया। ठीक। उसके बाद आ गया ब्लैडर, ये भी ऑक्यूपेशनल से रिलेटेड है, तो आंसर क्या जाएगा हमारा? ब्रेस्ट, क्योंकि इधर क्या पूछा है? ऑर्गन। कैंसर इज नॉट रिलेटेड, कैंसर क्या है, उसके रिलेशन में नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा? ब्रेस्ट। चाहे तुम किसी ऑक्यूपेशन पे हो, तो किसी ब्रेस्ट कैंसर किसी ऑक्यूपेशन की वजह से नहीं होता, तुम्हारी किसी जॉब में हो उसकी वजह से तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। बाकी चीजें हो सकती हैं, पर ब्रेस्ट कैंसर, अब मान लो तुम बैंक में जॉब कर रहे हो, कोल माइंस में जॉब जॉब कर रहे हो, या कहीं भी जॉब कर रहे हो, तो ब्रेस्ट का लेना देना कुछ नहीं होगा। किसी जॉब, किसी ऑक्यूपेशन की जगह से, की वजह से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। डन। अब कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मम्प्स इज ओरकाइटिस, और ओरकाइटिस किस में होगा? ये याद रखना। कंफ्यूजन कहाँ होती है? मम्प्स की जगह हम क्या है, मीजल लगा देते हैं। क्वेश्चन आएगा कि ओरकाइटिस जो है वो किस की वजह से होता है, तो आंसर में मीजल्स भी होगा। और ओरकाइटिस क्या है? मम्प्स की वजह से। ये किस में होता है? अडल्ट में। अगर अडल्ट में मम्प्स हैं तो क्या है? ओरकाइटिस होगा। और चिल्ड्रन में क्या होगा? मेनिंजाइटिस। साथ में लिख लेना, चिल्ड्रन में क्या होगा? MENGISTIS, मेंजाइटिस। दिस हैपन इन चिल्ड्रन। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मान लो अगर सीधा नहीं आया, ये पूछ लिया कि ओरकाइटिस जो है वो अडल्ट्स में होगा कि चिल्ड्रन में होगा, जो कि मम्प्स की कॉम्प्लिकेशन है, या मम्प्स मम्प्स का क्या है, कॉज है। तो ओरकाइटिस किस में होगा? किस में होगा? अडल्ट्स में। और मेनिंजाइटिस किस में होगा? चिल्ड्रन में। और ये कॉज किसके हैं? दोनों ही मम्प्स के। फर्क किस में है? अडल्ट्स में और चिल्ड्रन में। अब नेक्स्ट, सीरम एमाइलेज इज इंक्रीज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन है कि सीरम जो इमाइलेज है हमारा, वो किस में बढ़ जाएगा? रुबेला में बढ़ेगा, मीजल्स में बढ़ेगा, मम्प्स में बढ़ेगा कि चिकन पॉक्स में बढ़ेगा? तो जो सीरम अमाइलेज है वो हमारा कब बढ़ेगा? मम्प्स। जिसको मम्प्स होंगे, जब वो टेस्ट कराएगा अपना, सीरम एनालिसिस कराएगा, तो मम्प्स में क्या है? सीरम अमाइलेज हमें बड़ा मिलेगा। ओके। तो मम्प्स का साथ साथ ही लिख दिया कि कि कंफ्यूजन ना हो। ऑर्काइटिस भी मम्प्स में है, और सीरम अमाइलेज जो बढ़ेगा वो भी किस में बढ़ेगा? मम्प्स में बढ़ेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन व्हीट। जो व्हीट है, गेहूं है, उसमें जो है कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं होता? तो ऑप्शन होंगे ल्यूसीन। ये ऑप्शन मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि एल से 2 थे। ऐसा नहीं कि हम लाइसिन याद कर लें और पेपर में टिक तुम ल्यूसीन करके आ जाओ। तो ल्यूसीन, थायोनीन, सिस्टीन और लाइसीन। तो कौन सा अमाइनो एसिड बीट में नहीं होता? लाइसीन। याद रखना, लाइसीन प्रेजेंट नहीं होता। कौन सा अमाइनो एसिड बीट में, ये सारे ही अमाइनो एसिड्स लिखे हैं, चारों के चारों ही, पर जो लाइसीन है वो बीट में प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट इज इंटू इंटुबेशन पीरियड ऑफ येलो फीवर। ये एक चार्ट है, उसको हम कल कर लेंगे, या आफ्टर मॉडर्न पार्ट के बाद कर लेंगे। सभी के इंक्यूबेशन पीरियड्स इंपॉर्टेंट हैं, तो वो हम पढ़ेंगे, कोड के साथ हो जाएगा अच्छे से। तो इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ येलो फीवर,
क्या है इसका इंक्यूबेशन पीरियड? 3 to 10 days। मतलब इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब हमें वो चीज ने अटैक किया, उसके बाद सिम्टम आने तक के जो लक्षण है कब तक आता है, तो 3 to 10 days। किसका है? येलो फीवर का। येलो फीवर 3 to 10 days। टाइफाइड से इसको कंफ्यूजन नहीं करना है, जहां पे 7 to 14 days आता है, तो वो हम जब चार्ट करेंगे तब कवर हो जाएगा। बट फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? येलो फीवर। तो क्या है इसमें? 3 to 10 days। अब क्यूलेक्स मॉस्किटो इज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ। तो जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है, अब हम डेंगू का भी पढ़ेंगे, मलेरिया का भी पढ़ेंगे, तो इसको याद रखना कि कल फाइल खुलेगी। कल क्या है? फाइल खुलेगी। तो कल से क्या आ जाएगा? क्यूलेक्स। फाइल से क्या आ जाएगा? फिलिरियासिस। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्यूलेक्स फिलिरेसिस का क्या है? क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। किस कैसे याद रखना है? कल फाइल खुलेगी। डन। तो आज के पार्ट में हमने ये कर लिया, कि पिछले लेक्चर लगा के वैसे ऐसे बोरिंग हो जाएगा, तो रोज का इतना इतना रिवाइज करेंगे, फिर जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका टेस्ट होगा। तो साथ साथ में अच्छे से कर लेना। ओके। ठीक है फिर। थैंक यू।